सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम अभिषेक गौरव फ्रॉम IIT BHU। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। अब पिछले वीडियो में हमने डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज टॉपिक को डिस्कस किया है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्टुगीज, यानी इन पोर्टुगीज का महत्व क्या था, उनके आगमन का क्या महत्व रहा हमारे लिए, हमारे हिस्ट्री में। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इन पोर्टुगीज के आने से इंडिया में एक नया यूरोपियन इरा स्टार्ट हुआ। मतलब इन पोर्टुगीज ने एक यूरोपियन इरा इनिशिएट किया, लेकिन साथ ही साथ इनके आने से नेवल पावर का भी इमरजेंस हुआ। मतलब नेवल पावर भी इंडिया में देखा जाए तो इमर्ज किया। नेवल पावर में भी थोड़ा सा हमने डेवलपमेंट किया, मतलब हमने हमारे किंग्स ने डेवलपमेंट किया। तो जैसे बात करें अगर अगर बात करें तो हमारे जो चोलास किंगडम थे, तो चोलास के की नेवी जो थी वो स्ट्रांग थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई फॉरेन पावर इंडिया में किसी सी रूट के थ्रू आया हो। ऐसा पहली बार हुआ था और वो पोर्टुगीज थे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पोर्टुगीज का जो आगमन था वो एक यूरोपियन इरा को इनिशिएट किया। यूरोपियन इरा स्टार्ट हुआ, ही साथ इंडिया में नेवल पावर का भी इमरजेंस हुआ। नेक्स्ट, ये जो पोर्टुगीज थे वो अपने शिप पे कैनन्स यानी कि तोप बांध के घुमा करते थे। तो ये कैनन अपने शिप पे बांध के या फिर रख के घुमा करते थे। अब ये ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि ये ट्रेड में मोनोपोली एस्टेब्लिश करना चाहते थे। और मोनोपोली कब एस्टेब्लिश होगा? जब इनके पास पावर होगा, इनके पास ताकत होगा, इनके पास स्ट्रेंथ होगा। तो ये इसलिए कैनन लेके घुमा करते थे अपने शिप पे। और चूंकि ये ट्रेड में मोनोपोली एस्टेब्लिश करना चाहते थे, तो ये ट्रेड में मोनोपोली एस्टेब्लिश करने का इनके लिए पहला स्टेप था। अब ये क्या करते कि किसी दूसरे शिप को देखते तो उसे रोक देते, रोक कर उससे टैक्स वसूला करते, लूट पाट किया करते, और जो इनकी बात नहीं मानते उसे ये तोप से उड़ा दिया करते। यानी डरा धमकाकर या किसी भी फोर्स का यूज करके ये ट्रेड पे मोनोपोली एस्टेब्लिश करना चाहते थे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। अब एक चीज और है कि ये जो पोर्टुगीज थे वो किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानते थे, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन से अबाइड नहीं करते थे, एक्सेप्ट दियर ऑन, यानी उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसको छोड़ के। बाकी इनका कोई भी ऐसा रूल्स नहीं था जो लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सके। इनके मन में जो भी आता वो करते। और इंडियन ओशियन पे ट्रेड को मोनोपोलाइज करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते थे, किसी को भी मार देते, किसी को कुछ भी कर देते। ये बहुत ही ज्यादा क्रूएल थे। तो इस तरह से इनका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था और ये खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन को ही पालन करते थे, उसका ही पालन किया करते थे। और उसके लिए एक खुद से ही मतलब कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को। लेकिन एक चीज देखा जाए तो 16th सेंचुरी में इन पोर्टुगीज ने मलाबार में मिलिट्री इनोवेशंस किए। अब मिलिट्री इनोवेशंस कैसे किए? इसमें इन्होंने बॉडी आर्मर इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। बॉडी आर्मर का मतलब होता है बुलेट प्रूफ जैकेट, आप समझ सकते हो। तो बॉडी आर्मर इंट्रोड्यूस किया, साथ ही साथ मैचलॉक मैन और गन्स भी ये इंडिया में लेके आए, एक तरह से कह सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये मैचलॉक मैन क्या है, तो उसको एक बार देखते हैं। मैचलॉक एक तरह का गन होता है, वो देखते हैं, समझते हैं एक बार उसको। तो ये जो आप गन देख रहे हो ये मैचलॉक गन है। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे यहाँ जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे गन पाउडर हम लोग डालते हैं और ये गन पाउडर डाल के इसको मतलब यहाँ से ढक दिया जाता है। अब होता क्या है कि ये जो आपको रस्सी या धागा जो भी है ये दिख रहा है, इस धागे में यहाँ पे चिंगारी लगाई जाती है, यहाँ पे थोड़ा आग जला दिया जाता है, आग लगा दिया जाता है और यहाँ पे थोड़ा चिंगारी होता है। अब जब यहाँ से हम लोग ट्रिगर को दबाते हैं तो ये चिंगारी इन गन पाउडर में जाके मतलब ये होता है, कांटेक्ट में आता है और इस तरह से गन पाउडर यहाँ पे जल जाता है। और गन पाउडर के जलने से इसमें से बुलेट फायर होती है। तो कुछ इस तरह का ये मैचलॉक गन है। मतलब अगर रियल में देखें तो कुछ इस तरह का होगा। ये जो आपको रस्सी दिख रहा है, यहाँ पे गन पाउडर भरा जाता है इस वाले पोर्शन में। यहाँ गन पाउडर भरने के बाद इसमें आग लगा के और इसमें इन दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है। जैसे ही आप ट्रिगर को प्रेस कीजिएगा तो ये यहाँ से इसके कांटेक्ट में आ जाता है यहाँ पे, और इस तरह से बुलेट फायर होता है। जैसे अभी के टाइम में क्या है कि मतलब बुलेट जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पे गन पाउडर इसी में फील्ड होता है, यहाँ पे अंदर में गन पाउडर फील्ड होता है और ये यहाँ पे छोटा सा बुलेट होता है। बट इसमें गन पाउडर अलग से फिल किया जाता था। तो ये आप समझ सकते हो ये है मैचलॉक गन। तो आते हैं फिर से एक बार। तो इस तरह से इन्होंने गन्स इंट्रोड्यूस किया, मैचलॉक मैन भी इंट्रोड्यूस किया। मतलब मैचलॉक गन को चलाने वाले मैचलॉक मैन हो गए।
अब इन सभी वेपन्स जिसकी हमने बात करी, जैसे बॉडी आर्मर हो गया, मैचलॉक मैन हो गया, गन्स हो गया, इन सभी वेपन्स का इस्तेमाल इंडियन रूलर्स लाइक मुगल भी किया करते थे। तो लाइक यहाँ पे आर्टिलरी ऑफ द स्टीरअप, आर्टिलरी ऑफ अ स्टीरअप मतलब एक तरह का, आपने देखा होगा एक तोप होता था छोटा सा, मतलब इस टाइप का तोप होता था जिसको एक तरह से एक आदमी पकड़े हुए होता था और एक यहाँ पे धागा में आग लगाता था, तो इसमें भी गन पाउडर जलता, उसके बाद फिर गोला बारूद, बारूद में आग लगने के बाद यहाँ से गोला फायर होता था। तो ये होता है आर्टिलरी ऑफ स्टीरअप। जो फोर्ट पे आपने देखा होगा इन जनरल कुछ इस तरह का फोर्ट पे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाया जाता था और यहीं पे स्पेस पे यहाँ पे वो लगाते थे इस मतलब तोप को। तो इस तरह से मुगल्स ने भी इसका इस्तेमाल किया, जो इन पोर्टुगीज के द्वारा ही प्रचलन में लाया गया था इंडिया में। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका मिलिट्री में था, वो इन पोर्टुगीज ने क्या किया था कि इन पोर्टुगीज ने एक इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री, जो कि स्पेनिश मॉडल था। इसे 1630s में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये डच प्रेशर को काउंटर करने के लिए, यानी उस समय डच भी इमर्ज कर रहे थे इंडिया में, तो उनके प्रेशर को काउंटर करने के लिए इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री होता क्या है, ये एक तरह का आप समझ सकते हैं कि आपके इन्फेंट्री को, यानी जो भी आपका योद्धा है या फिर मतलब जो भी वॉर में सिपाही लड़ रहे हैं, तो उनको एक तरह से अरेंज करने का टेक्निक था। लाइक यहाँ पे लोग जो होंगे मतलब बीच में एक तरह से, अगर इसको अच्छे से समझना तो नहीं है बट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लाइक यहाँ पे बीच में हम वैसे लोग को रखेंगे जो भाला लेके मतलब वार करने आए हैं, फिर इधर साइड में गन वाले होंगे, इधर साइड में भी गन वाले होंगे, फिर इधर कहीं से घुड़सवार होंगे। तो इस तरह से मतलब इनका कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता था जिससे इनका जो सिपाही लोग हैं वो मोस्ट इफेक्टिवली फाइट कर सके और जीत सके। तो इसके बारे में आप जाकर देखिएगा, यूट्यूब पे वीडियोज अवेलेबल हैं। इसको अगर मैं समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री में इनका योगदान रहा, वो इंट्रोड्यूस किए थे ये लोग सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री, और ये इनका सबसे ज़्यादा अच्छा खासा मतलब योगदान रहा। अब बाद में इस टेक्निक को फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने, साथ ही साथ इंडियन किंग्स लाइक मराठास और सिख ने भी इस्तेमाल किया बैटलफील्ड में इस टेक्निक को। ये जो टेक्निक है सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री वाला। अब ये पोर्टुगीज समुद्री टेक्निक में माहिर थे, मतलब इम्प्रूव टेक्निक एट सी के ये मास्टर थे, एक तरह से कह सकते हैं पोर्टुगीज। कहने का मतलब है मल्टी डेक शिप का यूज किया करते थे, इस्तेमाल किया करते थे। मल्टी डेक शिप कहने का मतलब हुआ कि जैसे ये अगर आपका शिप है तो इसमें बहुमंजिला एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे भी लोग रहते हैं, इसमें भी लोग रहते हैं, इसमें भी लोग रहते हैं। तो कुछ इस तरह का था मल्टी डेक शिप, कहने का यही मतलब हुआ कि अलग 3-4 मंजिला मतलब शिप होगा कि यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, इसमें भी लोग रह रहे हैं, इसमें भी लोग रह रहे हैं। तो मल्टी डेक शिप का यूज किया करते थे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टी डेक शिप्स। अब इसमें होता क्या था कि ये मल्टी डेक शिप्स को कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता था ताकि समुद्र में उठ रहे आंधी या तूफान को ये टैकल कर ले, टोलरेट कर ले, क्योंकि समुद्र में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान उठते रहता है। तो उसमें अगर आप अच्छे से अगर नहीं बनाओगे, आपको अच्छा टेक्निक नहीं मालूम होगा शिप बनाने का, तो क्या होगा कि वो जो है वो डूब भी सकता है, प्लस तहस नहस हो सकता है, टूट सकता है। तो इसलिए इन्हें टेक्निक बहुत अच्छा खासा मालूम था। साथ ही साथ ये भारी मात्रा में आर्मामेंट्स यानी अस्त्र शस्त्र लेकर घुमा करते थे, इसलिए ये अपने शिप्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया करते थे ताकि इन सभी कंडीशंस को ये फुलफिल करे। अब यहाँ पे एक और है कैस्टल प्रो एंड अस्टर्न, तो ये क्या होता है वो एक बार समझते हैं। ये भी एक शिप का डिजाइन ही है। तो ये जैसे आप पायरेट्स का शिप जो होता है उसी तरह होता है। प्रो मतलब होता है आगे का हिस्सा, आगे वाला हिस्सा, इसे हम लोग प्रो बोलते हैं, और पीछे वाला हिस्सा इसको बोलते हैं स्टर्न। अब होता क्या है कि आगे का हिस्सा ये लोग कोनिकल बनाते थे ताकि इसे आगे मूव करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, बट पीछे का जो हिस्सा होता था वो ब्रॉडर होता था, मतलब चौड़ा थोड़ा होता था, ताकि अगर पीछे से कोई अटैक करे तो ये लोग यहाँ पे खड़े हो जाए, यहाँ पे इधर पोर्शन में आके खड़े होके यहाँ से ये लोग भी टैकल कर सके, वार कर सके। तो इस तरह का होता था इनका मैकेनिज्म, मतलब यही इसको प्रो बोला जाता है और इसे स्टर्न बोला जाता है। तो इस तरह के शिप से वो घुमा करते थे ताकि अगर कोई यहाँ पे वॉर भी हो समुद्र में तो ये आसानी से उससे लड़ ले। यहाँ पे अपने फाइटर्स को जो कि गन वगैरह लेके यहाँ पे खड़ा रहेंगे उनको बुला देंगे और वो सभी यहाँ से लड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये ऐसे शिप से घुमा करते थे। नेक्स्ट आते हैं एक बार कैस्टल प्रो एंड स्टर्न के बारे में बात कर लिया। अब होता क्या है कि मुगल्स और मराठा जो थे वो इन
पोर्टुगीज से तो बहुत कुछ सीखा उन्होंने, मतलब पोर्टुगीज से मुगल्स एंड मराठा तो सीखे ही, साथ साथ जो इनके नॉलेज का सबसे ज्यादा फायदा उठाया वो इनके ही अदर यूरोपियंस कंट्री ने फायदा उठाया, लाइक इंग्लिश एंड डच ने मतलब सबसे ज्यादा फायदा उठाया इनके जो भी इनका नॉलेज था, लाइक शिप वगैरह में जो भी नॉलेज रखे हुए थे, फिर जो भी गन्स वगैरह यूज करते थे, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा इनके यूरोपियंस कंट्री ने ही उठाया। अब ये जो पोर्टुगीज थे वो रिलीजियस परसिक्यूशन तो किया ही करते थे, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो साथ ही साथ इन्होंने कल्चरल फील्ड में भी बहुत बड़ा योगदान दिया इन्होंने, मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इंडिया में आपको बहुत सारी ऐसी जगह मिल जाएगी, लाइक गोवा में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे चर्च में आपको इनके काम नजर आ जाएंगे, इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको दिखेगा वहाँ पे। यूरोपियन आर्ट ऑफ पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, इन सभी का आर्ट इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, साथ ही साथ म्यूजिक के फील्ड में भी इन्होंने मतलब अपना अच्छा खासा योगदान दिया। इनके चर्च में आपको वुडन वर्क यानी लकड़ी का काम मिल जाएगा, स्कल्पचर यानी मूर्ति दिखेगा, और कभी कभी आप मतलब पेंटेड सीलिंग्स भी देख सकते हैं, मतलब दिख जाएंगे यहाँ पे इन जनरल वैसा। तो इन जनरल क्या था कि ये लोग अपने आर्किटेक्चरल प्लान को सिंपल ही रखा करते थे, मतलब ज़्यादा ये नहीं बट सिंपल ही होता था। साथ ही साथ इनके मतलब जो इनके आने से गोवा में गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ और गोल्ड स्मिथ मतलब फ्लरिश कर रहे थे। फ्लरिश करना मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा मतलब ये ग्रो कर रहे थे, एक तरह से आप कह सकते हो। तो सिल्वर स्मिथ मतलब हो गया जो चांदी का काम करने वाला, और गोल्ड स्मिथ का मतलब हो गया सोने का काम करने वाला। तो ये लोग यहाँ पे फ्लरिश कर रहे थे। तो यूरोप से मतलब यूरोपियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, पोर्टुगीज ने इंट्रोड्यूस किया। तो ये सब इनका योगदान रहा, मतलब सिग्निफिकेंस रहा, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो से हम डच के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये अपना पोर्टुगीज यहाँ पे खत्म हो गया, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में जो द पोर्टुगीज इन इंडिया था वो टॉपिक खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम द डच के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।